गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा विषय है कॉजेज़ ऑफ स्ट्रेस अर्थात तनाव के कारण। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, तनाव के कारणों को मुख्यतः तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है एनवायरनमेंट फैक्टर्स अर्थात पर्यावरण घटक। पर्यावरण घटक में प्रथम बिंदु है इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी अर्थात आर्थिक अनिश्चितता। यदि देश में अगर आर्थिक अनिश्चितता का वातावरण है अर्थात जो देश की अर्थव्यवस्था है वो मंदी का दौर का सामना कर रही है, चारों तरफ उद्योग व्यापार में मंदी का दौर चल रहा है, तो एक आर्थिक अनिश्चितता का वातावरण रहेगा और लोग तनावग्रस्त रह सकते हैं। सेकंड आपका है, द्वितीय है पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी राजनीतिक अनिश्चितता। यदि देश में कोई भी गवर्नमेंट नहीं, सरकार अस्थिर चल रही है, डामाडोल हो रही है या सरकारी तंत्र कमज़ोर पड़ रहा है, अब मुख्य अच्छी नीतियाँ योजना नहीं है, बहुत ही अनिश्चितता का वातावरण है कि कब सरकार गिर जाएगी या किसी भी तरीके से अगर राजनीतिक रूप से अनिश्चितता का अस्थिरता का दौर चल रहा है तो लोग तनावग्रस्त रहेंगे, तनाव में पाए जा सकते हैं। तृतीय बिंदु है टेक्नोलॉजिकल अनसर्टेनिटी अर्थात तकनीकी अनिश्चितता। यदि हम देखें कि आज के युग में तकनीक में इतने चेंजेस आते हैं कि आज हम कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई चीज़ अगर वस्तु खरीदते हैं तो हम पाएंगे कि महीने 2 महीने बाद ही वो ऑब्सोलीट हो जाएगी, चलन प्रचलन में बंद हो जाएगी। तो अगर इस तरीके से तकनीकी अनिश्चितता का दौर चल रहा है तो जो हमने बनाया और वो बहुत जल्दी अप्रचलित होता जाता है, तो और या हम ये देखें कि जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो वर्कर्स हैं, काम कर रहे हैं, उनकी जो स्किल्स हैं वो ऑब्सोलीट हो जाती हैं। उनको ये एक तरीके से तो अच्छा है कि बहुत कुछ सीखने को मिलता है, नया हम आगे तरक्की करते हैं। लेकिन अगर हम अगर हम माने कि भाई बहुत एज हो गई है जिनकी एम्प्लॉयज़ की जो वर्क कर रहे हैं, तो वो उस तकनीकी को बहुत जल्दी नहीं सीख पाते, उनकी स्किल्स उनके जो स्किल्स हैं, ट्रेनिंग है, वो ऑब्सोलीट हो जाती है, तो वो चिंता में पाए जा सकते हैं, तनाव में पाए जा सकते हैं। नेक्स्ट इज़ टेररिज्म अर्थात आतंकवाद। यदि जो ऐसे इलाके हैं जहाँ पे आतंकवाद बहुत ज़्यादा पाया जाता है, आए दिन खून खराबा, बम विस्फोट हो जाते हैं, आतंक द्वारा कुछ हलचलें होती जाती है, तो वहाँ पर एक तनाव का कारण पाया जाता है, अधिकतर लोग तनावग्रसित पाए जाते हैं। तो ये हुए पर्यावरण घटक कि पर्यावरण में से क्या क्या फैक्टर्स हैं जिससे कि लोग तनाव में पाए जाते हैं। सेकंड हो गया आपका ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर अर्थात संगठन के घटक, यानी कि संगठन में ऐसे कौन कौन से कारण हो सकते हैं जिससे कि लोग, जो ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं, कर्मचारी हैं, वो स्ट्रेस में आ सकते हैं। उसमें सबसे पहले है टास्क डिमांड कि आपका कार्य जो आप कर रहे हैं उसकी क्या क्या डिमांड्स है, मतलब उसको काम को अगर मान लीजिए आप बहुत ओवरलोडेड हैं या आपको बहुत ही वैरायटी का टास्क मिला हुआ है, अलग अलग वैरायटी का टास्क मिला हुआ है, तो और उस काम की आपकी डेडलाइन पास में ही है, बहुत ज़्यादा काम है, तो आप बट ऑब्वियस है कि आप तनाव में होंगे। सेकंड है रोल डिमांड, यानी कि आपको क्या रोल प्ले करना है एक ऑर्गेनाइजेशन में, उसको निभाने में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई डिफ़िकल्टी आप अगर फेस कर रहे हैं तो आप तनाव में आ सकते हैं। थर्ड इज़ इंटरपर्सनल डिमांड। यहाँ पर हर व्यक्ति की अलग अलग इसमें पर्सनालिटी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है कि कुछ व्यक्ति होते हैं जो वे हाई सोशल नीड के होते हैं कि उनको आपस में बातचीत करना ज़रूरी है, समाज से टच में रहना ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो स्ट्रेस में आ जाते हैं। और कुछ लोग एकाकी जीवन व्यतीत करते हैं जिनमें उनको ज़्यादा किसी से कांटेक्ट में नहीं रहते। तो अगर आपको विपरीत माहौल मिलता है, आपकी अगर सोशल डिमांड्स जो हैं, सोशल नीड्स जो हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो आप तनाव में आ सकते हैं। नेक्स्ट इज़ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कि आपका स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या हायरार्कीज़ हैं, आपका लेआउट क्या है, जहाँ पर आप बैठते हैं, ऑफिस लेआउट क्या है, वहाँ पे पूरा अच्छा वेंटिलेटेड है कि नहीं, टेम्परेचर क्या है, ह्यूमिडिटी आप मेंटेन कर रहे हो कि नहीं। तो ये सारे कई फैक्टर्स ऐसे हैं जो अगर अनुकूल नहीं होते हैं तो व्यक्तियों का तनाव में आना स्वाभाविक है। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप की जो आपके लीडर्स हैं, जो आपके सुपरवाइजर्स हैं, वो कैसे हैं,
अगर वो बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं, आपको ऑटोनॉमी नहीं है काम करने में, आपको स्वायत्ता नहीं है, आपको हर चीज़ बार बार पूछनी पड़ती है, आप खुद के डिसीज़न खुद नहीं ले सकते, तो कई कर्मचारी इस वजह से भी तनाव में आ जाते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ स्टेज, कि आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका लाइफ स्टेज क्या है, वो किस दौर पर है। अगर वो एस्टैब्लिशमेंट स्टेज पर है, यहाँ पर आपने अभी ऑर्गेनाइजेशन शुरू ही किया है, तो तनाव में हो सकते हैं आप, क्योंकि वहाँ पे तनाव ये रहता है कि कैसे ग्रो करेगा, सक्सेस मिलेगी कि नहीं। और दूसरा, जब डिक्लाइनिंग स्टेज है, मतलब मंदी का दौर चल रहा है, आप चारों तरफ ही मंदी का दौर है, व्यापार पूरा नहीं, अच्छे से कमाई नहीं हो पा रही है, तो आप स्ट्रेस में आ सकते हैं। तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स हैं और जिससे कि व्यक्तियों को तनाव होना स्वाभाविक है। नेक्स्ट आपके फैक्टर, थर्ड फैक्टर आ गया इंडिविजुअल फैक्टर, यानी व्यक्तिगत कारण, यानी कि व्यक्ति के खुद के ऐसे क्या जिससे कि कई ऐसे इंडिविजुअल फैक्टर्स हैं जिससे कि व्यक्ति तनाव में आ सकता है। अगर उसकी कोई पारिवारिक समस्या चल रही है, कि वो परिवार में कोई कलह का वातावरण है, आपसी झगड़े हो रहे हैं, मतभेद है, तो वो बट ऑब्वियस है कि उसका कार्य में भी मन नहीं लगेगा, उसका सफलता नहीं पा पाए, कुशलता से कार्य नहीं कर पाएगा, तो वो तनाव में हमेशा ही रहेगा। या फिर कोई उसकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो सकती है, आर्थिक उसको तंगी का सामना करना पड़ रहा है, अर्निंग मेंबर्स कम है, अपने परिवार में उसके खर्चे ज़्यादा हैं, बचत कम है, तो कई ऐसे रीज़न हैं, इस तरीके के रीज़न से वह तनाव में आ सकता है। सब बाकी वही रीज़न्स, पर्सनालिटी का भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है कि व्यक्ति की खुद का व्यक्तित्व कैसा है। अगर उसको बहुत ज़्यादा अनुभवी है वह व्यक्ति, उसको पूरा सोशल सपोर्ट है, तो उन्हीं परिस्थितियों में जिसमें एक दूसरा व्यक्ति तनाव में है, हो सकता है उसको तनाव ना आए, क्योंकि जो हाई सोशल सपोर्ट है, फैमिली सपोर्ट है, वो अनुभवी भी है, तो इन सब रीज़न से उसका परसेप्शन, उसका देखने का नज़रिया अलग है। तो ये से कई रीज़न्स हैं। अगर वो एक व्यक्ति तनाव में आ सकता है, अगर दूसरे व्यक्ति उन्हीं परिस्थितियों में दूसरा व्यक्ति तनाव में नहीं हो सकता है। तो व्यक्ति के खुद के जो इंडिविजुअल फैक्टर्स हैं, ये भी तनाव के मुख्य कारण हो सकते हैं। धन्यवाद।